हेलो एवरीवन, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अभी अगस्त में रिसेंटली हुआ है। इसका जो पेपर 1 था एमपी पीसीएस, उसमें स्पेशली एमपी का करंट उसमें पूछा जाता है और एमपी की ही जो जनरल अवेयरनेस है हमसे पूछी जाती है। तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने उसको ऑलरेडी कराया है। जिसने भी नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। आज हम उसी पेपर का सेकेंड पेपर यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत 150 पूरे क्वेश्चन है, तो 150 मैं एक ही दिन में नहीं कराऊंगी। मैं 50-50 करके आपको 3 पार्ट में वीडियो कराऊंगी। अगर जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया है तो वो उससे चेक कर सकता है कि उसका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग मुंडल मॉडल शोज दैट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एग्रीगेट इनकम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो फ्लेमिंग मुंडल मॉडल की अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग मुंडल मॉडल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वो मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वो इनइफेक्टिव हो जाती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारी फिजिकल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी इफेक्टिव होती है। तो इस वजह से हमारा कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। हु प्रोपाउंडेड कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ आईएसएलएम मॉडल। तो कोऑर्डिनेशन थ्योरी आईएसएलएम मॉडल में हिक्स एंड हैंसन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा हेराल्ड डोमर के मॉडल पे बेस्ड था। नेक्स्ट है हमारा विच 4 सेक्टर वर इंक्लूडेड बाई महालनोबिस। अब महालनोबिस किससे रिलेटेड है, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। तो इन्होंने 4 सेक्टर मॉडल में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से पूछा है, डायरेक्टली नहीं पूछा है। मैं आपको कुछ इनके पॉइंट्स भी बता दे रही हूँ कि इन्होंने 4 सेक्टर मॉडल को किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की थी। तो पहले तो इन्होंने डिवाइड किया था एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद इन्होंने डिवाइड किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और तीसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और चौथा जो सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। ये 4 सेक्टर हैं। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है तो मैं आपको यहाँ पे बोल दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर फोकस करता है एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और उसके साथ जो उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ है उस पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फोकस करती है जितने भी लेस कैपिटल इंसेंटिव स्टील मशीनरीज हैं उसके ऊपर, जो मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रीज लेस कैपिटल इंसेंटिव है उस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फोकस करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री फोकस करती है जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि स्टील मशीनरी या केमिकल प्लांट्स, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती हैं। और सर्विस सेक्टर में आते हैं हमारा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और अदर सर्विसेज। तो ये 4 कैटेगरी है और चारों के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस जो हमें ऑप्शन मिला है इसमें से जो परफेक्ट बैठ रहा है वो है बी ऑप्शन। एक तो कैपिटल सेक्टर जो कि हमारा आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर गुड, स्मॉल और हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो ये सभी हमारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ मनी। अगर हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करें तो इफेक्ट ऑफ क्रेडिट मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी और कैश रिजर्व, ये सभी हमारी सप्लाई ऑफ मनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको इफेक्ट करते हैं, यानी कि ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी में इनका सबका पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। तो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज हम M3 को कहते हैं, जिसमें M1 और पोस्ट ऑफिस की सेविंग इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ डिफ्लेशन। तो स्टेट ऑफ डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारा सब कुछ एकदम गिरने लगे, हमारा बिजनेस एकदम नीचे जाने लगे। तो ये कब होगा, हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि व्हेन क्या प्रोडक्शन डिक्रीज होगा और मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होगा तो क्या वो स्टेट ऑफ डिफ्लेशन कहलाएगा, इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे मॉनेटरी इनकम अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब वो है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये तो डिफ्लेशन को बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग एंड मॉनेटरी इनकम रिमेन सेम। अगर डिफ्लेशन की बात होती है तो हमारा मॉनेटरी इनकम कम होगा,
तो ये भी सेम बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमारे मॉनेटरी इनकम डिक्रीज होने लगेंगी, तो यही इसका आंसर होगा करेक्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड इन इंडिया इन 2021 एंड 2022 ऑफ इंडस्ट्री कंपोनेंट। तो अगर हाईएस्ट वैल्यू में देखें तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो हाईएस्ट वैल्यू ऐड करता है 2021 एंड 2022 में। इस पेपर में बहुत सारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था, और हमारा इकोनॉमिक सर्वे, सैंपल और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितने भी करंट के क्वेश्चंस हैं, एसआरएस डेटा या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इन सब के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको हेल्प मिले। अब ये है विच ऑफ द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव। अब या तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है या तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे हमें मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव पूछा है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का। तो अगर हम ये सब कुछ पढ़ें कि कैटर द अनमेट नीड ऑफ कंट्रासेप्शंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल्स, तो ये एक गोल होता है लॉन्ग टर्म का। अगर हम बात करें कि ब्रिंग डाउन द टोटल फर्टिलिटी रेट टू द रिप्लेसमेंट लेवल बाई 2010। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी, तो ये 10 साल का इन्होंने एक टारगेट सेट किया था, और इस रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी जो है, टोटल रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, ये 2.1 सेट की गई है, उस टाइम सेट की गई थी। तो ये 2010 में इसका यही इसको हम बोलेंगे कि ये मीडियम टर्म है। अगर हम 47 की बात करें तो ये तो लॉन्ग टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के अगर हम कैटर करें कि स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव या ऐसे कंट्रासेप्टिव, तो ये शॉर्ट टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन हमारा मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसका रिप्लेसमेंट लेवल अब हम 2 पे आ गए हैं, यानी कि जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल था उससे भी कम पे हम आ गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और मैं इसे NFHS 5 का भी डेटा मैंने ऑलरेडी कराया है अपने वीडियो में, अगर आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द टोटल यूटिलिटी, हमें टोटल यूटिलिटी दिया है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल यूटिलिटी से अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम अपने टोटल यूटिलिटी को x के टर्म में, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x + 10। तो 10x + 10 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एट प्रेजेंट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द आहार अनुदान योजना बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। इस क्वेश्चन के लिए मैं सर्च कर रही थी जब कि क्या अभी रिसेंट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाया। अगर किसी को मिला हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये जो आहार अनुदान योजना है, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ कि ये कब लागू हुआ था MP में। तो आहार अनुदान योजना ये 2017 में आया था ये योजना, और ये बेसिकली 3 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं हमारी MP की, एक तो बैगा, दूसरा सहरिया और तीसरा है भारिया। ये इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशली ये आहार अनुदान योजना लाया गया था, जिसमें इन तीनों बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स के इंक्लूड में अंडर में आता है, और ये इन तीनों ट्राइब्स को 1000 रुपीज़ पर मंथ इनको दिए जाते हैं, ताकि उनका वो अच्छे भोजन खरीद सकें। तो हमारा ये इससे रिलेटेड था। अगर किसी को एग्जैक्ट फिगर मिलेगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश aiming to provide low cost equipment and working capital of BPL category beneficiaries of scheduled tribes is known as। तो हम अगर मध्य प्रदेश की जिन अनुसूचित जनजातियों की गरीबी रेखा से लाभार्थी को कम लागत पर उपकरण या कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाना है, तो वह
ऐसी कौन सी स्कीम है वेलफेयर, तो उसका नाम है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 22 इससे रिलेटेड मैं जल्दी ही एक इस सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी 2-3 दिन के अंदर, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन रिकॉर्डेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डिक्लाइन 5.8 से लेके 4.2 तक हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं है, तो अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, ना कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इकोनॉमिक सर्वे के ही अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इंडिया वर्ल्ड की कौन सी लार्जेस्ट कंट्री बन गई है, तो इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। नेक्स्ट है हमारा द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, तो अगर हम देखें कि डिग्री ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन बैंक क्रेडिट के ऊपर। हमारा ऑप्शन ये सेकंड दिया ही नहीं है, इसके साथ फर्स्ट या थर्ड ऐसे दिया हुआ है, हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट है, क्योंकि हमें बताना है कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हमारा नॉन बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री ऑफ सक्सेस बतानी है हमें क्रेडिट कंट्रोल की, तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी हम इफ़ेक्टिव क्रेडिट के रिस्ट्रिक्शंस को नहीं देखेंगे डिग्री ऑफ सक्सेस के लिए, और ना ही हम शॉर्टफॉल ऑफ सप्लाई को देखेंगे, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट होगा। बाकी इसको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अब देखते हैं कि क्या आयोग मानता है, उस हिसाब से हम इसका देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द इमिटेशन गैप थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाई, तो इमिटेशन गैप थ्योरी जिसने प्रपाउंड की है उसका नाम है M.V. पॉजनर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू whom इक्वलिटी मीन्स प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, तो ये प्रोफेसर स्लिगमैन ने ये इक्वलिटी मीन्स प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के बारे में बताया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ GST आर बेस्ड ऑन विच एक्ट, अब यहाँ पे हिंदी में लाना था, ये सेम इंग्लिश में ही आ गया है, तो इसको आप लोग इसी से पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे भी। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ GST आर बेस्ड ऑन, तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 पे था, और हमारा फाइनली जुलाई 2017 में GST को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। व्हाट इज़ द प्राइमरी अजम्पशन अबाउट नॉलेज इन रूमर्स एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, तो अगर आपने पढ़ा होगा ग्रोथ मॉडल, इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, एरो हैं, रूमर हैं और ल्यूकास हैं, तो इस तरह से कई सारे इकोनॉमिस्ट ने अपना इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी में अपने मॉडल को दिए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा रूमर के हिसाब से इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी मॉडल में नॉलेज के बारे में कहता है। तो नॉलेज इज़ क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ये गलत है, रूमर के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, जबकि नॉलेज इज़ अ साइड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉलेज इज़ एक्सक्लूसिवली डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेशन, तो इसमें ये पूछा है कि क्या नॉलेज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही मिलता है हमें, तो ये भी बात गलत है, जबकि नॉलेज इज़ अ साइड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि नॉलेज एक इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने रूमर की अगर हम बात करें तो एरो ने बोला था लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन रूमर ने बोला था लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग, तो यानी कि जैसे अगर हम लर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से हम ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमिक्स, तो वांटलेसनेस के बारे में जेके मेहता ने बताया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर दोज इन विच अ लार्जर अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड विद गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो ये स्टेटमेंट दिया है पीगू ने, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब ये नेक्स्ट है हमारा इन विच कंडीशन
इज़ इट बेनिफिशियल टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कब होगा, जब हमारा बेनिफिट अपॉन कॉस्ट ग्रेटर देन 1 होगा, तब हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सेड द इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमेना। तो जो मॉनेटरिस्ट हैं, एक ही मॉनेटरिस्ट इस ऑप्शन में है, मिल्टन फ्रीडमैन, और वही इन्होंने ही फेमस किया है कि हर जगह मॉनेटरी एक इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर मॉनेटरी फिनोमिना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट था। नेक्स्ट है हमारा एज पर 2022 रिपोर्ट ऑफ UNDP द मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स, हाउ मेनी आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन इंडिया। तो अगर हम इसकी बात करें कि कितने मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, तो इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। तो अगर हम देखें 2013 से लेके 14 तक में जो पुअर थे, तो वो थे 29.17% लोग। लेकिन ये जो लोग पुअर हैं, इसमें गिरावट देखी गई 2022-23 के रिपोर्ट में, और ये थी 11.28%। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आप अराउंड जो निकल के आएगा वो 17.89% तक निकल के आएगा। तो यही ये 17.4 जो इसके करीब है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द कांस्टेंट प्राइस ऑफ 2011 एंड 12 व्हाट वाज द एस्टिमेटेड प्राइमरी ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये था 5.24%, और ये जो 5.42% है ये सेकेंडरी के लिए था, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, और जो टर्सरी सेक्टर है उसके लिए 9.99 था टर्सरी सेक्टर के लिए। तो ये भी क्या पता नेक्स्ट पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको इसमें इंक्लूड करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन फॉर द ईयर 2021-22 द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश वॉज। तो माइनिंग और क्वेरिंग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी है, तो ये है 3.18%। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। हु प्रोपाउंडेड द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, तो ये गुस्ताव कैसल ने दिया है। इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट अपना करेक्ट करेंगे। द वेज गुड स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट फॉर्मुलेटेड बाय CN वकील एंड P ब्रह्मानंदन इज द एक्सटेंशन ऑफ। तो जो वेज गुड मॉडल इन्होंने दिया था वकील एंड ब्रह्मानंदन ने, तो ये बेस्ड था हैरल्ड डोमर के थीसिस पे। इसके आगे ही इन्होंने और एक्सटेंड किया था। नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप। तो ट्रस्टशिप की थ्योरी जो थी वो महात्मा गांधी ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। अगर यहाँ पे लिखा है MK सिंह, ये है NK सिंह। NK सिंह हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, और अरविंद पनगड़िया हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018 एंड 19 to 2022-23 which tax generated the highest revenue in मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो टैक्स जनरेशन रेट का हायर रेवेन्यू है वो SGST से है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो कराया है। इस जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, वैसे ही नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सा सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आप लोगों के लिए सिर्फ मैंने सोर्स से रिलेटेड बनाया है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सब मेंशन भी किया है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट में आता है, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है।
तो इसे आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक क्विक कंटेंट से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी छोटी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो सोर्स है इनकम का स्टेट गवर्नमेंट का, ये सब कुछ है, प्रोफेशनल टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का पार्ट कौन सा है, तो वो है स्टॉक मार्केट। बाकी जो कॉल मनी, ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल बिल है, ये हमारे मनी मार्केट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स नंबर एग्रीकल्चर। अगर हम बेस ईयर की बात करें तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बेस ईयर अभी भी जो उनका 3 वर्ष काल है वो है 1994। लेकिन अभी ऑप्शन में ये दिया है, मुझे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं मिला कि अभी क्या चल रहा है। अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम वेट करेंगे कि क्या ऑप्शन हमें फाइनल आंसर की में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा विच आर द वेरिएबल इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमारे मॉडल में होना। इससे रिलेटेड ये इकोनोमेट्रिक का क्वेश्चन है और इकोनोमेट्रिक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है अभी प्लेलिस्ट एक, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका अगर इकोनोमेट्रिक्स नहीं आता होगा तो आपको पूरा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा किसी मॉडल में, तो हम उसको बोलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा एक क्वेश्चन है ये यहाँ से कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर को फाइंड आउट करने का तरीका होता है आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। यहाँ पे आर एस एस क्या है, आर एस एस है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूअल, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूअल, एंड टी एस एस है हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो फेमस फॉर्मूला है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले थोड़े मुझे डाउटफुल हैं कि इसमें से एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे होगा, तो ये भी अभी हम डाउट के उसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मध्य प्रदेश के लिस्ट में आता है। तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिस्ट में है, तो शाहजहांपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है हमारा अनियन, और जो मोरेना है इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ग्राम। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच सेक्टर डज द देवारण्य स्कीम प्राइमरली लिंक विद द लाइवलीहुड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब फार्मर्स इन अ मध्य प्रदेश। तो अगर हम देवारण्य स्कीम की बात करें तो ये एक एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेशली आयुष, ये जो हमारा यूनानी सिद्धा होम्योपैथिक, इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसी के लिए ये स्कीम्स मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने चलाया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्राइमरली। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर से इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गेम थ्योरी इज यूज टू सॉल्व विच मार्केट प्रॉब्लम। तो गेम थ्योरी ओलिगोपोलिस्ट मार्केट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिस्ट हैज़ रिटन द सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो सेल मैक्सिमाइजेशन बाउमल ने दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है डंपिंग इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन 2 मार्केट। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये चैम्बरलिन का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, नेट की तरह बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ईजी पेपर है। अगर जिसने एमपी का जो बजट या सर्वे प्रिपेयर किया है उसके लिए आप 150 में से मोर देन 120 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज़ बीन डेवलप बाय। तो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलप किया है वाइनर ने, जैकब वाइनर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट ए स्पेसिफिक स्कीम फॉर गवर्नमेंट इन फैसिलिटेटिंग एंड इनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स। तो अगर
कोई भी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहेगी तो वह एक्सपोर्ट हब बनाएगी, कृषि के उद्यान के लिए स्कीम्स लगाएगी ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, और इंटरेस्ट को इक्वलाइजेशन करने के लिए स्कीम बनाएगी। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इंपोर्ट हब नहीं बनाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो इसका बहुत जल्दी लेके आऊँगी। उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें प्राइमरली किस पे मुख्य रूप से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किया गया था। तो वो है प्राइवेट कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस द पॉसिबल सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें पॉसिबल सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। ये हम लीनियर प्रोग्रामिंग में देखते हैं। तो हमें ऑलरेडी पॉसिबल सोल्यूशन हमें दिया गया है, हमें बस फाइंड आउट करना है कि उसका मैक्सिमाइजेशन किस वैल्यू पे होगा। तो हम ये जो 0 है 18 है, यानी कि ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। ऐसे ही 10 और 15 x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, और ये x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू है। तो हमें बस z को इस सारी वैल्यूज़ को पुट करना था इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, क्योंकि ये हमारा पॉसिबल सोल्यूशन से रिलेटेड हमें ऑलरेडी दिए गए हैं कि कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो किस पे z मैक्सिमाइज होगा, तो हमें बस बेसिकली इन सबको एक पुट करके देखना था कि z का वैल्यू किस पे ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हम नॉर्मली पुट करें, ऐसे ही देखिए, तो इसमें एक 0 है, इसमें एक 0 है। तो अगर किसी भी में 0 रखेंगे तो एक तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये दोनों से तो कभी मैक्सिमाइज नहीं होगा। बचा हमारा 10 और 15, और 10 और 15 का मल्टीपल अगर इन दोनों में करेंगे तो वो ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा सोल्यूशन देगा। यही तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ये इसी पे मैक्सिमाइज होगा हमारा वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द डेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक रेशियो, ये भी बहुत हमें डीप में जाके देखना होगा। मध्य प्रदेश का बजट जिसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में देखना है। तो ये मुझे अभी फाइंड आउट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको अभी होल्ड पे रखूँगी, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी। अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एज एन ऑब्स्टेकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कंसीडर्ड बाय। तो इंटरनेशनल ट्रेड हमें बताना है कि विकासशील देशों में स्पेशली कौन आर्थिक विकास में वो बाधा मानते हैं इंटरनेशनल व्यापार को। तो वो कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो ऐसा मानते हैं, तो वो है गुरनार्ड मिडल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, और यही बाद में जाके चाणक्य बने। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और आज हम यही 2 लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन पेंडिंग है उसको मैं कल कराऊंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कीन्स एग्रीगेट डिमांड फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो कीन्स के अकॉर्डिंग क्या टर्म्स एंड क्या हमारा टेक्निकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन पे करता है, तो नहीं। कंजम्पशन फंक्शन पे भी नहीं करता है, और ना ही इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे करता है, जबकि ये दोनों पे करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट वीडियो है हमारा कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया था, तो वो है सैमुअलसन। बाकी के इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको